चलिए हम लोग देख लेते हैं आज फिर से। कल हम लोग जो जो चीजें देखे थे एक बार आप लोग तो रिवीजन करा ही दिए हैं। पिक्चर आप लोग बनाने के लिए सीख गए होंगे। पिक्चर आपको आना चाहिए ताकि आपको सारी चीज पता हो कि किधर क्या है। ओके। तो आप लोग भी पिक्चर बना लीजिए और उसका नाम थॉरली जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। नाम लिखेंगे तो आप लोग को आइडिया रहेगा कि कौन से नाम जो है कब आते हैं। कल मैं एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को नाम याद करने के लिए। पूरा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल किन्हीं किन्हीं याद है बताइए कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब जो बोल लिए वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई दूसरे लोग बोलेंगे। ओके, बताइए किनका हैंड रेज है, बताइए। किनका हैंड रेज है, दिख नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, ऊपर सबसे पहले आपका माउथ होता है और माउथ के जस्ट बाद जो है ये आपका क्या हो गया, माउथ। उसके बाद हम लोग फेरिंग्स देखते हैं। फेरिंग्स एंड ये वाला जो लंबा वाला है भाग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस। ओके। आपके माउथ में 3 जोड़ी लाल लार ग्रंथि होती है जिसे हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड। 3 जोड़ी लार ग्रंथि आपको याद रखना है, 3 जोड़ी। लार ग्रंथि कितनी होती है, तो 3 जोड़ी आपको ध्यान रखना है। आवाज आ रही है ना, एक बार हैंड ये सभी लोग थम कर दीजिए। ओके। तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल। आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका सब मैंडीबुलर। एंड थर्ड आपका क्या है, पैरोटिड, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड ग्लैंड इसे हम लोग बोलते हैं। ओके। तो ये आपके स्लाइवरी ग्लैंड में जो है 3 जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जो कि सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड है। ओके। उसके बाद हम लोग देखे थे स्टमक। स्टमक के बारे में देखे थे। स्टमक के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन को बनाए थे। यहाँ स्टमक के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। कल के पिक्चर में पेनक्रियाज मैं नहीं बनाई थी, आज बना रही हूँ। पेनक्रियाज यहाँ पे आपका होता है। ओके, ये आपका पेनक्रियाज है। और जस्ट इस साइड जो है आपका लीवर होता है। लीवर। लीवर में आपके गॉल ब्लेडर पाए जाते हैं। ओके। ये आपका लीवर है जहां से आपके एंजाइम्स का जो है स्राव होगा और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा, जो कि छोटी आंत में जाके मिलता है। ओके। ये आपका लीवर है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो ऊपर वाला भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन के नाम से जानते हैं। उसके साथ ही जो अपोजिट साइड जो मैं अभी बना रही हूँ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। और ये वाला जो है, जो मुड़ा हुआ भाग है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपका सिग्मोइड कोलन है। ये आपका सिग्मोइड कोलन है। और ये आपका रेक्टम वाला पार्ट है और ये एनस है। ओके। तो नाम यहाँ पे, और बीच में आपके जो है ये सारे क्या है, तो ये बीच में आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है रहता है। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग 3 पार्ट को देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखे थे।
कौन कौन सा देखे थे? तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, सब यहीं पे याद करनी है, जिन्हें भी याद नहीं है याद करेंगे। जेजेनम, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा? इलियम, इलियम। ठीक है, जैसे हम लोग शॉर्ट में याद रखे थे डीजेआई, डीजे आ गया है ना, डीजेआई। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हम लोग देखे थे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग पार्ट देख रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ऊपर की ओर जो जा रहा है, ऊपर की ओर चढ़ा हुआ जो हाथ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, असेंडिंग कोलोन। उसके बाद जो क्षैतिज रूप से है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन है, ये वाला। ओके, इसे हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद जो नीचे की ओर आपकी आंच जा रही है उसे हम लोग डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलोन। ये आपका रेक्टम है, जिसे हम लोग मलाशय बोलते हैं, जहां पे आपका मल जमा होता है। पहले मल जमा होता है, उसके बाद ना बाहर निकलता है एनएस के थ्रू। जब उसमें ज्यादा जमा हो जाता है तो फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये आपके एनएस हो गए। ठीक है, आपके इस साइड में अपेंडिक्स जो है पाए जाते हैं, असेंडिंग कोलन के नीचे। ओके, तो ये पिक्चर जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम लोग पूरा एलिमेंट्री कैनाल को शुरू से अगर देखेंगे, अगर आपको एक एक लाइन में याद करना हो तो किस तरीके से आप याद करेंगे? एम पी ई एस एस एल आर ए, आर ए। अब एम पी, ठीक है, एम से आपका माउथ हो गया, पी से आपका फेरिंग्स हो गया, ई से आपका इसोफेगस हो गया, एस से आपके स्टमक हो गया, और एस से स्मॉल इंटेस्टाइन, एल से लार्ज इंटेस्टाइन, आर से रेक्टम, और ए से एनस। ओके, इस तरीके से भी आप शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद माउथ में आपको ध्यान रखना है कि सैलिवरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे आपके जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाएगी, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो आप जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो इसके 3 पार्ट देखेंगे डीजेआई। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। उसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपके कोलोन देखने को मिलता है। कोलोन के हम लोग 4 पार्ट देखते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। और उसके साथ ही आपके बड़ी आंत में ही आपको जो है रेक्टम देखने को मिलता है और एनस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। याद रहेगा सभी को? ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में जितने भी एनाटॉमी के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सिक्वेंसिंग वाले आते हैं, तो आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए देगा। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी लोग इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अभी आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। इसी वजह से क्लास में ही इसको याद कीजिए और उसके बाद बस रिवीजन कीजिए आप। ठीक है, 1 वीक तक रिवीजन करते रहिए उसी चीज को। ओके, तो आज हम लोग डीपली देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जस्ट अभी यहाँ पे इसी तरीके का हम लोगों ने पिक्चर बनाया और सारा चीज लिखे। ओके, अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड फंक्शन एंड इसके टाइप्स। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग 3 जोड़ी की बात की है। 3 जोड़ी यानी कि आपके दोनों साइड में पाया जाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। पैरोटिड यहाँ पे देख रहे हैं आप, पैरोटिड ग्लैंड जो कि सबसे बड़ी भी आपको नजर आ रही है। ये आपके पैरोटिड ग्लैंड है जो कि सबसे बड़ी आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये आपका होठ के जस्ट नीचे जो है क्या पाया जा रहा है? तो सब लिंगुअल पाया जा रहा है। एरिया भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ कौन सा ग्लैंड देखने को मिलता है ना। उसके बाद सब मैंडिबुलर, आपके सब लिंगुअल के जस्ट नीचे चिन वाला एरिया में आपको सब मैंडिबुलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पैरोटिड ग्लैंड जो कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, और सब लिंगुअल जो है आपके होठों के पास पाए जा रहे हैं। सब मैंडिबुलर जो है आपके चिन मैंडिबल वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरोटिड डक्ट जो है देखने को मिलता है आपके
ये पैरोटिड डक्ट है जिससे लार ग्रंथियां निकलती है, पैरोटिड ग्लैंड हम लोग इसे बोलते हैं, जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहीं पे ट्यूमर हो जाता है तो रोग उत्पन्न होता है। ओके, ये अलग बात है, ये हम लोग आगे डिजीज में देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे पिक्चर में तीनों सैलिवरी ग्लैंड क्लियर होंगे। क्लियर है सभी को? कम कर दीजिए एक बार। ओके, मेघना जी, श्वेता जी, हेमलता जी, ओके ठीक है। आपके यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पिक्चर डाले हुए हैं ताकि आप बार बार रिवीजन कर सके अच्छे से। ओके, कल हम लोग ऑरल कैविटी के बारे में पढ़ चुके थे, माउथ कैविटी को ऑरल कैविटी बोले हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारे हम लोग देख चुके थे। ओके, अब हम लोग आज शुरू से एक बार देखते हुए चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओके, जो भी चीजें क्लियर नहीं होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। एक बार थ्योरी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, पिक्चर के थ्रू हम लोग देख चुके हैं, अब थ्योरी के थ्रू देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक डायनेमिक सिस्टम है। कैसा है? गतिशील सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिन भर कार्य होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गतिशील है, यानी कि जब खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें गति यानी कि मूवमेंट होता रहता है। डायनेमिक जो है सिस्टम, इसे हम लोग बोलते हैं। जो कि सिर्फ भोजन पचाता ही नहीं है, बल्कि उसे क्या करता है, इम्यून डिफेंस यानी प्रतिरक्षा, हार्मोन स्राव, और साथ में गट ब्रेन कम्युनिकेशन यानी आंत मस्तिष्क संवाद में भी शामिल है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ केवल हम लोग भोजन को ही नहीं तोड़ते, भोजन को ही नहीं पचाते हैं। भोजन के थ्रू आपको पता है, जब आप भोजन खाते हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम सही रहता है। जब सही तरीके से आप पोषण लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, और साथ ही हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है अगर आपका पेट सही है तो गट ब्रेन कम्युनिकेशन जो है, यहाँ पे देखने का मतलब यही है कि ब्रेन से किस प्रकार हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कनेक्टेड है, और सही तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्य कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी सिस्टम है वो सभी ब्रेन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे गट ब्रेन कम्युनिकेशन की बातें यहाँ पे की गई है। ओके, ये सिस्टम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, माइक्रो माइक्रो माइक्रोबियम यानी कि आंतों में रहने वाले सूक्ष्म जीव के साथ मिलकर शरीर की प्रतिरक्षा और मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो हम लोग करते ही है, उसके साथ साथ जो हमारे माइक्रोबियम है, यानी आंत में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उसके साथ मिलकर हम लोग क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम और अपने मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ओके, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे, अब क्यों नहीं रहा, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इसके कार्य। हम लोग कल देखे थे इंजेशन के बारे में, यानी भोजन ग्रहण करना, मुख के द्वारा भोजन का इनटेक करना, यानी कि भोजन को मुंह में लेना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके इंजेशन वाली जो क्रिया है जो कि माउथ में होती है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी कि दांतों से चबाना। मैकेनिकल, कल बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे, तो मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पे इंजेमेटिक डाइजेशन, यानी कि सलाइवा से स्टार्च का टूटना शुरू होता है, तो मुख से ही आपका पाचन शुरू हो जाता है, यहाँ से आपके एंजाइम्स का स्राव सैलिवरी ग्लैंड से शुरू हो जाते हैं। तो यही बातें यहाँ पे किया गया है कि मैकेनिकल जो है यहाँ पे डाइजेशन देखने को मिलता है, दांतों से चबाना, और साथ में आपका एंजाइमेटिक डाइजेशन भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रोपल्सन, प्रोपल्सन मीन्स हमारा भोजन जो है मुख से आने के बाद इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे फेरिंग्स और इसोफेगस में भोजन क्या होता है, पेरिस पेरिस्टेलिस पेरिस्टेल टेलिस्टिक मूवमेंट द्वारा जो है स्टमक की ओर धकेलता है, जिसको हम लोग क्रमानुकुंचन गति भी बोलते हैं। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई जैसे आपका कोई क्रीम खत्म हो गया है, आप लोग क्रीम लगाते होंगे, फेयर लवली या कुछ भी, तो जब खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, नीचे से जाते हुए धीरे 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 करके पूरा ऊपर वाला लेयर को पूरा चिप मतलब दाब के बाहर निकाल देते हैं, जो भी क्रीम थोड़ा सा बचा रहता है।
तो इसी प्रकार जो है हमारा इसोफेगस जो है, इसोफेगस से हमारा खाना जो है वो हमारे स्टमक में जाता है। क्लियर है ये बातें? बताइए। पेरिस्टैलिस्टिक की क्रिया किस प्रकार होती है? परमाणु कुंचन की क्रिया। तो इसी प्रकार जो हमारा भोजन हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक में जो है धकेला जाता है। तो उसी की बातें यहाँ पे हम लोग प्रोपल्सन में करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में देखेंगे, यांत्रिक पाचन के बारे में। तो आपके टीथ और टंग ये दोनों मिलके क्या करते हैं? मास्टिकेशन करते हैं, यानी कि चबाने का कार्य करते हैं। टंग के थ्रू जो है आप टंग के थ्रू स्वाद का अनुभव करते हैं, उसके साथ ही आपके जो भी यहाँ से लार जो है, लार का स्राव होगा, तो वो दोनों मिल के जो है मास्टिकेशन का कार्य करता है, चबाने का कार्य करता है। स्टमक जो है वो चर्किंग का कार्य करता है, यानी स्टमक में क्या होता है, आपके भोजन को मथा जाता है। ठीक है, हम लोग मुंह में तो तोड़ दिए, लेकिन उसको मथने का काम कहाँ होता है? जैसे हम लोग आटा को मथते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ स्टमक में आपकी चर्किंग की कार्य हो रही है, मथना। और केमिकल डाइजेशन बोला जाता नहीं कि डाइजेशन जो है मैकेनिकल और साथ में आपके केमिकल, ये दोनों क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कि दांत से शुरू हो जाता है हमारा मैकेनिकल, और केमिकल अगर हम लोग देखेंगे, रासायनिक अगर पाचन देखेंगे तो हमारे स्टमक के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स है क्या क्या होते हैं? तो तीन ही चीजों का पाचन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी चीजें इतने छोटे होते हैं कि वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया आपके। तो यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, बस इन्हीं तीन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसमें? डाइजेशन में। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट का ही डाइजेशन होता है, यानी कि उन्हीं का ब्रेक डाउन होता है हमारे डाइजेशन में। ओके, उसके साथ ही एंजाइम्स और जूस से छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को जो है हम लोग क्या करते हैं? एंजाइम्स और जूस के थ्रू, कल हम लोग क्लास में शुरू में ही देखे थे कि एंजाइम्स और जूस के थ्रू क्या होते हैं, उसे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड में हम लोग बदलते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ओके, मेघना जी, निखिल देव जी, आभा जी, प्रतिमा जी, मेघा जी, श्वेता जी, प्रतिमा। ओके, सभी लोग एक्टिव रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में देखे थे, आप जैसे कि हम लोग 5 चरण देखे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला आपको क्रम वही याद रखना है 5 चरण का, बस यहाँ समझाने के लिए ये सारी चीजें को आपको ध्यान रखना है। अब एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है। एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य स्थान इसको माना जाता है एब्जॉर्प्शन का। जो बाद में बचता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि वाटर। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मुख्य स्थान क्या करते हैं? तो ये अवशोषण, यानी कि ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपके पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीजों का भी एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन, समायोजन यहाँ पे करते हैं। तो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सेल यूटिलाइज करता है, उसे यूज करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सेल क्या करेगा? तो यूटिलाइज करेगा, एनर्जी यानी एटीपी के रूप में उसे प्रोडक्शन का कार्य करेगा, सेल को रिपेयरिंग का कार्य करेगा, और साथ में हमारे बॉडी का ग्रोथ करने का कार्य करेगा। तो एसिमिलेशन में हम लोग स्वांगीकरण करते हैं, जिसमें हम लोग सेल उसे यूटिलाइज करता है, उस एनर्जी को एटीपी के रूप में प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा को। साथ में हमारा सेल का क्या होता है? रिपेयरिंग होता है, और साथ में ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इजेशन, इजेशन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो इजेशन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से आपके रेक्टम, जहाँ पे आपके मलाशय में जमा होते हैं, और साथ ही एनस से होते हुए वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो इसे हम लोग इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था, जो अभी हम लोग देखे वो प्रोसेस था। ओके, क्लियर होगा सभी को यहाँ तक? ओके ज्योत्सना जी, ठीक।
अब हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, लार ग्रंथि के बारे में देखेंगे। लार ग्रंथि जो है आपके कहाँ से निकलती है? ऑरल कैविटी में पाई जाती है। ऑरल कैविटी यानी या फिर बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, सब एक ही नाम है। माउथ वाली कैविटी, खाली स्थान को हम लोग ऑरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो मुख से जैसे कि हम लोग एक क्या बोलते हैं, ऑरल का मतलब जैसे कि हम लोग से एग्जाम में कभी कभी टेस्ट होता है और ऑरल तरीके से, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ऑरल कैविटी। ओके, तो लार ग्रंथियां जो है मुख गुहा में पाई जाने वाली क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां है। हमारी लार ग्रंथि क्या है? ये सहायक जो है पाचक ग्रंथि है, जो कि लार का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? सलाइवा का। अगर हम लोग देखेंगे सलाइवा क्यों इम्पोर्टेंस, इसका क्यों इम्पोर्टेंस है सलाइवा हमारे लिए, तो लार को भोजन, लार क्या करता है? भोजन को गीला करता है, मॉइस्ट करने का कार्य करता है फूड को। उसके साथ ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांध कर निगलने योग्य बनाता है। तो ये क्या करेगा? हमारा लाल ग्रंथि छोटे 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 टुकड़ों में उसे बांध कर क्या करता है? निगलने का कार्य करता है। और लार में क्या होते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग सलेवरी एंजाइम्स बोलते हैं, जिसमें आपके टाइलिन भी देखने को मिलता है, जो कि स्टार्च को क्या करता है? शर्करा यानी कि शुगर में बदलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला रूप जो स्टार्च है, तो उसे वो शुगर में यहाँ बदलने का कार्य करता है। उसके साथ ही मुख को जो है साफ और जीवाणु रहित रखने में मदद करता है। तो आपके मुंह में लार की वजह से ही जो आपके मुख जो है वो साफ रहता है और जीवाणु रहित रहता है, बैक्टीरिया से जो है सुरक्षित रहता है, क्लींजिंग करने का कार्य करता है, प्रोटेक्टिंग करने का कार्य करता है आपके ओरल कैविटी को। ओके, क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लार ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स, अगर अगर हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे तो टू टाइप्स से हम लोग देखते हैं। एक आपका मेजर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं और एक आपका माइनर सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, मेजर में जो हम लोग 3 जोड़ी पढ़े उसे पढ़ेंगे, और सूक्ष्म रूप से और मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे लार ग्रंथि को देखेंगे। ठीक है, सूक्ष्म रूप से और मुख्य रूप से। अब यहाँ पे पहले हम लोग मुख्य रूप से लार ग्रंथि के बारे में देखेंगे। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 पेयर, 3 जोड़ी बोलते हैं, 3 पेयर मुख्य लार ग्रंथियां देखने को मिलती है। ठीक है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ओके, अब ये कौन कौन से डक्ट से निकलता है? ये क्या है? सैलिवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से डक्ट से जो है इसके एंजाइम्स का स्राव होगा? तो स्टेंसन डक्ट आपको ध्यान रखना है पैरोटिड ग्लैंड के लिए, स्टेंसन डक्ट। ठीक है, सब मैंडिबुलर डक्ट के लिए आपको वार्थन्स डक्ट याद रखना है। ठीक है, वार्थन्स डक्ट। और सबलिंगुअल के लिए रिविनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। अभी तक आपके सैलिवरी ग्लैंड से क्वेश्चन पूछे गए, नेक्स्ट टाइम आपके उसके डक्ट, कौन से डक्ट के थ्रू निकलता है एंजाइम्स, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैरोटिड ग्लैंड के लिए कौन सा डक्ट है? तो स्टेंसन डक्ट है। ओके, सब मैंडिबुलर के लिए कौन सा डक्ट है? तो वार्थोन्स डक्ट जो है हम लोग इसे बोलते हैं। और सबलिंगुअल के लिए रिविनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, याद रहेगा ये सभी को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ओके, हेमलता जी, बाकी लोग भी थम कीजिए, मेघा जी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3 जोड़ी जो लाल ग्रंथि है उसमें से सबसे पहला जो हमारा, अगर देख बात कर रहे हैं हम लोग पैरोटिड ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये आपको याद रखना ही रखना है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके कान के पास, गाल के ऊपरी हिस्सों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, कान के पास, गाल के ऊपरी हिस्सों में, जैसे कि हम लोग अपने पिक्चर में भी अभी हम लोग जस्ट देखे थे, लोकेटेड नियर द ईयर ओवर द चिक्स। ठीक है, तो ये कान के पास, गाल के ऊपर स्थित होता है। पिक्चर में भी आप लोग ये देख चुके थे, फिर से मैं एक बार दिखा दूंगी पूरा पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो कान के पास, गाल के ऊपर स्थित होता है। और इसमें जो है इसकी नलिका यानी कि डक्ट, स्टेंसन डक्ट कहलाता है। इसमें जो नलिका रहती है
उसे कौन से डक्ट के नाम से जानते हैं? स्टेनसन डक्ट के नाम से जानते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को क्या बोलते हैं? स्टेनसन डक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे केवल क्या होता है? सीरस सिक्रेशन यानी पारदर्शी जो वाटरी पदार्थ होता है उसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये पतला होता है, थिन होता है, ये हमारा सीरियस जो सिक्रेशन होता है, द्रव होता है। म्यूकस और सीरियस, म्यूकस आपका गाढ़ा होता है, सीरस जो आपका क्या होता है? तो ये पतला जो है, पूरा पानी की तरह लिक्विड होता है, पारदर्शी होता है, ये वाटरी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये केवल सीरस सिक्रेशन देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड कौन सा सिक्रेशन देता है? तो सीरस सिक्रेशन देता है, पारदर्शी वाटरी सिक्रेशन ये देता है। ओके, याद रहेगा एवरीवन? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये जो है आपके जबड़े के नीचे स्थित होता है। मैंडिबल यानी कि मैंडिबल के नीचे ये स्थित होता है आपके सब मैंडिबुलर। नाम ही है इसका सब मैंडिबुलर, आप इसको मैंडिबल से याद रख सकते हैं। ठीक है, लोकेटेड बिलो इन मैंडिबल जॉ, या फिर जॉ बोल सकते हैं, मैंडिबल यानी कि जॉ। इसका नलिका क्या कहलाता है? तो वॉर्थन्स डक्ट कहलाता है, वॉर्थन्स डक्ट। ठीक है, सब मैंडिबुलर डक्ट को क्या बोलते हैं? वॉर्थन्स डक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या, इसका स्राव जो है सीरस और म्यूकस दोनों प्रकार का होता है, यानी कि लिक्विड पतला भी होता है, म्यूकस गाढ़ा, दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये इसका स्राव सीरस और म्यूकस दोनों प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है सब मैंडिबुलर में। और यह लार का सबसे अधिक भाग यानी कि 65 to 70% अगर हम लोग देखेंगे तो यही प्रदान करता है लार। कौन? सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर लार का सबसे अधिक भाग प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? ओके, जोशना जी, मेघा जी, श्वेता जी, आभा रानी जी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये जीभ के नीचे स्थित होता है, लोकेटेड बीनीथ द टंग। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? जीभ के नीचे पाए जाते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये आपके जीभ के नीचे स्थित होते हैं। और इसकी कई छोटी नलिकाएं होती है जिसे हम लोग रिविनस डक्ट बोलते हैं। तो बहुत छोटी छोटी नलिकाएं इसमें होती है, यानी मैनी स्मॉल डक्ट होते हैं इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिविनस डक्ट बोलते हैं। ठीक है, मुख्य नलिका को इसमें क्या बोलते हैं? तो बार्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं। इसकी मुख्य नलिका को बार्थोलिन्स डक्ट, और बहुत सारी जो छोटी छोटी नलिकाएं हमें देखने को मिलती है स्मॉल डक्ट्स के रूप में, उसे हम लोग रिविनस डक्ट बोलते हैं। किसमें? सब लिंगुअल में। ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड में। तो ये आपको याद रखना है। मुख्य रूप से इससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो म्यूकस का सिक्रेशन अगर बोला जाएगा तो आपके सब लिंगुअल में म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ओके, क्लियर है? चलिए, ये देखिए आपके कान के पास गाल के साइड आपका क्या है? तो आपके पैरोटिड ग्लैंड है। ओके, जॉ वाला एरिया में आपका सब मैंडिबुलर है। ठीक है, और ये आपका सब लिंगुअल वाला एरिया, इसे किस नाम से बताया गया था सब लिंगुअल वाले में? सब लिंगुअल। बिलो टंग। ओके, तो सब लिंगुअल वाले में यहाँ पे बताया गया था आपका लोकेटेड, हाँ, टंग के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो जीभ के नीचे ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? याद भी हो गया होगा सभी को। अब हम लोग देख रहे थे एक माइनर देख रहे थे, एक मेजर देख रहे थे। मेजर तो हम लोग देख चुके हैं। सूक्ष्म लार ग्रंथियां भी देखने को मिलती है जो हम लोग पढ़ते नहीं है, तो इसको थोड़ा थोड़ा देख लेने का है। ठीक है, खुदा ना खास्ता कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फंसेंगे नहीं। तो सूक्ष्म लार ग्रंथियां जो है ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जो पूरे मुख गुहा में फैली रहती है, यानी पूरे माउथ कैविटी में, ऑरल कैविटी यानी बकल कैविटी में ये फैली रहती है। इसमें जो है लेबियल यानी होठ में लेबियल होता है, बकल यानी गाल में, उसके बाद पैलेटल यानी तालू में, लिंगुअल यानी जीभ पर शामिल होता है। तो ये जो छोटी छोटी जो ग्रंथियां होती है जो कि पूरे मुख में फैली होती है, उसमें जो होठों में होती है उसको लेबियल बोलते हैं, जो गालों में होती है उसे बकल बोलते हैं, जो तालू में होता है उसे पैलेटल बोलते हैं, और जो जीभ में होता है उसे लिंगुअल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें शामिल होती है इसमें।
और ये लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लार का स्राव करती रहती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाली कोई चीज है भी नहीं, है ना। अब हम लोग लार का संगठन देख लेते हैं कि हमारा जो लार है उसमें वाटर कितना होता है, एंजाइम्स कितना होता है, ये सारी चीजों को देख लेते हैं। तो अगर पानी की मात्रा पूछा जाएगा तो लार में 99% आपका वाटर होता है, लगभग 99% वाटर देखने को मिलता है। एंजाइम्स जो है ये सैलिवरी में हम लोग देखते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, है ना, ये सारे एंजाइम्स को देखेंगे, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। उसके साथ ही म्यूकस, यहाँ पे म्यूकस भी रहता है, भोजन को जो चिपचिपा बनाने का काम करता है, चिकना बनाने का कार्य करता है, ताकि आप अच्छे से इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में चला जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स में जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम, K+ है, कैल्शियम है, ठीक है, HCO3, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि जिसे पचाने इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बोलते हैं, तो ये भी आपके लार में देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि लार ग्रंथि का कार्य क्या है। तो भोजन को गीला और मुलायम करना, ठीक है, मॉइस्चन एंड सॉफ्टन करने का कार्य करता है, स्टार्च का पाचन शुरू करता है, स्टार्च स्टार्च डाइजेशन ऑफ स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च का ही पाचन होता है, भोजन निगलने में सहायता करता है, टू एड इनटू swallowing, उसके साथ ही मुंह को साफ और जीवाणु रहित बनाता है, ठीक है, क्लीन करता है हमारे माउथ को और साथ में प्रोटेक्ट करता है ओरल कैविटी को जीवाणुओं से, बोलने में सहायता करता है, हेल्प इन स्पीक स्पीक। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपको, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग दो चीजें देखे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स जो है एक्सोक्राइन के थ्रू आपका क्या होता है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, और एंडोकाइम्स के थ्रू जो है आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एंजाइम्स का सिक्रेशन जो है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है, जिसे हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, और अंतरस्रावी ग्रंथि के थ्रू आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये क्लियर है सभी को पहले से, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे, आपको पता है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं और जो आपके हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो है बहुत कम अमाउंट में निकलता है, एक बूंद के बराबर भी इसका अगर सिक्रेशन होता है तो वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ज्यादा और कम होने से क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, तो एकदम ये बूंदों में निकलता है, जबकि आपके एक्सोक्राइन से जो आपके एंजाइम्स निकलते हैं ये भर भर के निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है आपके एंजाइम्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपसे एक चीज पूछा जाता है कि डक्टलेस और डक्ट किस में होता है, तो डक्ट से निकलता है, जैसे कि अभी हम लोग सैलिवरी ग्लैंड में डक्ट देख रहे थे, आप सैलिवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड का देखिए, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीनों में हम लोग ग्लैंड डक्ट के बारे में देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो डक्ट के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, जबकि आपका हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो डक्टलेस होता है, यानी कि ये सीधे ब्लड में मिला दिए जाते हैं, ठीक है, डक्टलेस, तो ये जो है आपका सीधे ब्लड में मिला दिया जाता है हार्मोन का, जबकि आपके एक्सोक्राइन जो है वो आपके डक्ट से निकलता है और जहां जाना होता है वहां जाके उसी जगह पे ये कार्य करता है। ओके, ये क्लियर है सभी को, बताइए। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइलिन, सबसे पहले हम लोग टाइलिन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका साइलेंट है तो इसे हम लोग टाइलिन बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सलेवरी एमाइलेज, टाइलिन जो है आपके सलेवरी एमाइलेज जो है ये लार का क्या है, एक मुख्य एंजाइम्स है, ये क्या करता है, तो स्टार्च को तोड़कर माल्टोज और डेक्स्ट्रीन बनाता है, तो आपका जो टाइलिन एंजाइम्स है जिसे हम लोग सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, ये क्या करता है, तो आपके स्टार्च को तोड़कर माल्टोज और
डेक्स्ट्रीन में चेंज करता है। ठीक है, यानी कि तोड़ने की बात की गई है। स्मॉल जो आपके पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है उसे स्मॉल रूप में तोड़ने का ये कार्य करता है, तो माल्टोज और डेक्स्ट्रीन के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। उसके साथ आपके लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज हो गया। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम जो है ये जीभ की ग्रंथियों से निकलता है, तो जीभ से निकलने वाली ग्रंथियों से निकलने वाला जो है आपके लाइपेज है, और ये लार में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आपके लार में ये थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। कौन? लाइपेज। कार्य क्या है? तो ये आपके फैट को तोड़ने का कार्य करता है, लेकिन ये मुख्य रूप से अम्लीय माध्यम यानी पेट में सक्रिय होता है। ये आपके लाइपेज एंजाइम मुंह में पाया तो जाता है, लेकिन सक्रिय कहाँ पे होता है? तो ये सक्रिय आपके जाके स्टमक में होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक आपके एमाइलेज हो गया, दूसरा हम लोग लाइपेज के बारे में देखें। ठीक है, और टाइलिन और एमाइलेज को एक साथ हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग लाइपेज के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे लाइसोजाइम एंजाइम। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपके लार में, ये सारा लार में ही पाए जाने वाला पड़ रहे हैं, और ये आपके एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें। ठीक है, तो बैक्टीरिया को समाप्त करने वाला गुण होता है इसमें, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये मुख में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल जो बैक्टीरिया रहता है उसको माउथ में क्या कर देते हैं? तो डिस्ट्रॉय कर देने का कार्य करते हैं। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेगा। उसके बाद एक और है आपका लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन ये आपके लार का प्रोटीन है। लार में पाया जाने वाला प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोफेरिन प्रोटीन, जो कि आयन को बांध कर बैक्टीरिया में की वृद्धि को रोकता है। तो ये आयरन को बांध कर क्या करता है? बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, यानी ज्यादा बैक्टीरिया ना फैले उसको रोकने का कार्य जो है लैक्टोफेरिन करता है। उसके साथ ही नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्यू इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन, ये ए के नाम से जानते हैं, एलजीए के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आपका इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, और मुख को संक्रमण से बचाने का ये कार्य करता है। ठीक है, मुख को संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। तो ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको? बताइए। मैम इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। ओके, तो पहले हम लोग देख रहे थे टाइलिन और एमाइलेज, उसके बाद हम लोग देखे थे लाइपेज। तो जो आपके एमाइलेज है वो क्या करने का कार्य करता है? तो लार का ये मुख्य एंजाइम है जो कि स्टार्च को तोड़कर माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, डेक्स्ट्रीन बना देता है तोड़कर। और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं लाइपेज, लाइपेज जो है ये जीभ से निकलता है, और ये लार में जो है थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे सक्रिय नहीं होता है, आपके माउथ में ही ये सक्रिय नहीं होता है। ये फैट का पाचन आपको पता है कि आपके स्टमक के बाद होंगे, तो ये आपके जो है कहाँ पे पाचन होगा इसका? पेट में ये सक्रिय होता है, ये एंजाइम्स आपके पेट में सक्रिय होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको लाइपेज के बारे में। एमाइलेज के बारे में ध्यान रखना है, इसका एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, यानी कि आपके मुंह में अगर बैक्टीरिया है तो उसे समाप्त करने का कार्य करेगा। उसी प्रकार आपके लैक्टोफेरिन जो है, लैक्टोफेरिन ये आयरन के साथ बंधकर आपकी बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। यानी ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आपके माउथ में पाया जाता है, और ये आयरन को बांध कर क्या करता है? बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है लैक्टोफेरिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये क्या है? तो ये इम्यूनिटी प्रदान करता है, हमारे माउथ को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनिटी यानी कि आपके माउथ को संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? नाम ही है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ए, तो ये इम्यूनिटी का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी, पैरोटिड। सी। ओके, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। नेक्स्ट आपको बताना है पैरोटिड ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है? सी, ऑप्शन सी, स्टेंसन डक्ट। ओके, बहुत अच्छा, तो स्टेंसन डक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है
कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड का मुख्य डक्ट कौन सा है, सब मैंडिबुलर का? ए। ऑप्शन बी वार्थो। ऑप्शन बी। कोई बी बोल रहे हैं, क्या होगा बताइए? ए होगा कि बी होगा? सी भी बोल रहे हैं। ए। वाट्स बी वाटसन होगा डक्ट मैम। लिखना है, ठीक है? वॉटसन ए होगा ए। हाँ, वाटसन ए डक्ट होगा। आपको बोलना है। ए होगा वाटसन डक्ट। देखिए इसे याद हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं ना, सब मैंडिबुलर, ये एम जो है ना, एम को उल्टा कर दीजिएगा तो डब्ल्यू बनेगा, ठीक है? इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, वाटसन डक्ट, ठीक है? क्योंकि याद तो रहता नहीं है ज्यादा चीजें, तो इस तरीके से आपको ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा। स्टेंसन डक्ट तो आपको याद रहेगा, नाम थोड़ा अच्छा है इसका तो याद रहता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड का मुख्य डक्ट कौन सा है, सबलिंगुअल। सी। सी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे सी। रिविनस और बार्थोलिन्स डक्ट, ठीक है? बार्थोलिन्स डक्ट, बहुत अच्छा, रिविनस और बार्थोलिन डक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि किस ग्लैंड से सलाइवा सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, अभी जस्ट देखिए, बताइए। सी। अब ऑप्शन बी। बी, कोई ए बोल रहा है, मेघना जी ए बोल रही है, ऑप्शन बी बोल रही है जोशना जी, बी ही होना चाहिए। सब मैंडिबुलर में हम लोग पढ़े थे ना, 65 से 70% जो है आपके सलाइवा यहीं से निकलता है। नेक्स्ट बताना है कि किस ग्लैंड का सिक्रेशन पूरी तरह सीरस होता है। पैरोटिड। ऑप्शन ए। ओके, पैरोटिड ग्लैंड से पूरी तरीके से जो है वाटरी होता है, पारदर्शी सीरस होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि किस ग्लैंड का सिक्रेशन पूरी तरह म्यूकस होता है। सबलिंगुअल। ऑप्शन सी। सी। ओके, सी हो जाएगा सबलिंगुअल, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सिक्रेशन कैसा होता है? सी। मिक्स होता है सी। सीरस प्लस म्यूकस। ओके, बहुत अच्छा, तो सीरस प्लस म्यूकस दोनों हो जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? बी। ऑप्शन बी नियर द ईयर। ओके, नियर द ईयर, बहुत अच्छा, कान के पास, चिक के साइड में स्थित होता है। वॉटसन डक्ट कहाँ खुलती है? सी। सी, चिक में। सबसे पहले ये सब मैंडिबुलर का होता है, सब मैंडिबुलर आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो अगर आपको याद होगा तो बन जाएगा काम। जबड़े के पास नीचे हम्म, स्थित है। जबड़े के पास, तो फ्लोर ऑफ माउथ नियर टंग, यही होगा ना, ठीक है? फ्लोर ऑफ माउथ नियर टंग, जीभ के नीचे। नेक्स्ट आपको बताना है स्टेंसन डक्ट मुख में कहाँ पर खुलती है? ए। ऑप्शन ए। गाल अपोजिट, और कान के पास। पहला बोल रहे हैं सब लोग, तो अपोजिट सेकेंड अपर मोलर टूथ में, ठीक है? स्टेंसन डक्ट मुख में कहाँ खुलती है? तो अपोजिट सेकेंड अपर मोलर टूथ में, यानी ऊपरी दूसरे मोलर दांत के सामने। नेक्स्ट आपको बताना है सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? बी। डी, इन फेरिंग्स, डी कैसे नहीं, होगा? बी फॉर बॉय, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, अंडर टंग, ओके, ऑप्शन जीभ के नीचे, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा मिक्स टाइप सिक्रेशन होता है, किसमें मिक्स टाइप सिक्रेशन होता है? सब मैंडिबुलर। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, सब मैंडिबुलर में, बहुत अच्छा, बी और सी दोनों आंसर है, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल दोनों।
कौन सा सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा मिक्स टाइप सिक्रेशन है? सब मैंडिबुलर होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है। ऑप्शन बी 6.2 से लेके 7.6 तक, ठीक है। ऑप्शन बी 6 से 7 भी आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। पीएच मान पता है क्या होता है? यस मैम, जो एसिडिक और बेसिक बताता है नेचर। देखिए पीएच मान में, एक सेकंड लिख लो, एक स्केल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीएच को मापने का एक स्केल है जिसमें अम्लीय और क्षारीय को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका 14 तक होता है टोटल, बीच में आपका 7 होता है, इधर 0 से 7 तक होगा, इधर 7 से 14 तक होगा। तो कोई भी पदार्थ अगर 7 से ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर 7 से नीचे है तो वो आपके एसिडिक होंगे, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सलाइवा जो है, सलाइवा का पीएच अम्लीय होता है या क्षारीय, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप अम्लीय ही बोलेंगे, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय के बीच में आपका आएगा ये, ओके। जैसे पानी हमारा उदासीन होता है, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका पीएच स्केल इस तरीके से बनता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इस वजह से ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, क्लियर है? हेलो, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सलाइवा में मुख्य एंजाइम्स कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज एमाइलेज ऑप्शन बी ऑप्शन बी एमाइलेज, ठीक है। टाइलिन भी इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? मम्स मम्स कहलाता ऑप्शन सी ओके, गलसुआ रोग बोलते हैं ना, वो पैरोटिड में ही सूजन से होता है, इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। मम्स जिसको बोलते हैं, मम्स, गलसुआ रोग, गाल फूल जाता है। सैलिवरी ग्लैंड किस टाइप के ग्लैंड है? ऑप्शन बी एक्सोक्राइन ऑप्शन बी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके, बहुत अच्छा। कुल कितनी जोड़ी बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है? 3 3 ऑप्शन बी तो 3 टाइप्स होती है, कौन कौन बताइए? पैरोटिड सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ओके। माइनर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? टंग लिप ऑप्शन पैलेट ए और चिक्स में ऑप्शन ए ओके, टंग, लिप, पैलेट और चिक्स। सलाइवा का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओके, तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड लुब्रिकेशन करने का कार्य करता है, बहुत अच्छा। कार्बोहाइड्रेट को पचाने और चिकनाहट देने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, आज हम लोग इसको देख लिए। कल हम लोग क्या करेंगे, टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।